नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। एक बार फिर से हम आप सभी का अपने छोटे से खूबसूरत चैनल पर मोस्ट वेलकम करते हैं। हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही अद्भुत टॉपिक लेके आए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट स्टेट बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या जेईई नीट की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट स्टेट बोर्ड में यहाँ से डेरिवेशन का क्वेश्चन पूछ लेता, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो आपका। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। हेडिंग जैसा कि बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है, पीछे आप देख भी रहे होंगे, एक बार हम पढ़ भी दे रहे हैं। परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इस टॉपिक को इतना बेहतरीन तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको बच्चों मज़ा आ जाएगा। बस आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, पूरे एनर्जी के साथ हम पढ़ाएंगे, आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ इस टॉपिक को देखिएगा मेरे साथ। तो एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन माना जाता है। परिमित लंबाई क्या होता है? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल परिमित। फाइनाइट का मतलब ये हो गया कि हमको दोनों इंड पता हैं। एक एक चीज़, एक एक बात को बेटा आप दिमाग में सेट करते जाओ, और जो चीज़ आपको लगे कि मुझे नोट करना है, आप रफ कॉपी बगल में रखे रहा करिए, उसको चीज़ों को क्या करते रहिए, नोट करते रहिए। क्योंकि टीचर कोई भी होता, जब भी वो एक्सप्लेन करता है किसी चीज़ को, तो क्या करता, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बस ऐसे ही बताता रहता है वो टीचर। कुछ चीज़ें रिवीजन करा देते हैं टीचर्स, और कुछ चीज़ें आगे की चीज़ों को बता देते हैं। तो हर चीज़ लिखी नहीं आती है। ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो चीज़ों को क्या करता जाए, पॉइंट टू पॉइंट नोट करता जाए। और आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जब मर्जी वीडियो को रोक दो, टीचर खड़ा हो जाएगा। जब मर्जी कहो कि टीचर चले, तो टीचर चलना चालू कर जाएगा। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या हो सकती है? टीचर पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होता है। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पास कर दो, हम रुक जाएंगे, तब तक के लिए रुके रहेंगे, फिर आप चालू कर दो। हाँ, तो ये इतनी सुविधा हो गई है ऑनलाइन, जब से टीचर पढ़ाना चालू कर दिए हैं। तो परिमित का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वायर, एक ऐसा तार जिसके दोनों सिरे हमको पता हो, दोनों एंड पॉइंट क्या हो हमको पता हो, उसी को हम कहते हैं परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार। सीधा तो आप समझते हैं, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र हमको कैलकुलेट करना है। चलिए यहाँ पे फिगर पर आते हैं बेटा। मान लीजिए ये हमारे पास कोई वायर है, दिख रहा होगा सबको बोर्ड पर, ये वायर सबको दिख रहा है, वेरी गुड। और यहाँ पर कोई पॉइंट O है बेटा। इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। मान लेते हैं इस वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है बच्चों? I। इस वायर में करंट कितनी फ्लो हो रही है? I करंट फ्लो हो रही है। अब इस I करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने का हमारे पास एक ही फार्मूला है बच्चों, जिसका नाम है बायो-सेवर्ट का नियम। क्या नाम है बच्चों? बायो-सेवर्ट का नियम। याद आ रहा है बायो-सेवर्ट का नियम? जो बच्चे इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर देखे हैं, उसमें मैंने बायो-सेवर्ट के नियम को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था। यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं याद है तो आपको इस वीडियो के पहले उस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी इस वीडियो लेक्चर में आपको मज़ा आएगा बेटा। उम्मीद करते हैं सभी लोग तैयार करके यहाँ पर बैठे होंगे। बायो-सेवर्ट का नियम, तो बायो-सेवर्ट का नियम हम आपको बता देते हैं। वो छोटा सा सेगमेंट, छोटी सी लंबाई dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने का फार्मूला था। याद आ रहा है? याद आ रहा है मेरी बातें बेटा? छोटी सी लंबाई dl की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने का फार्मूला दिया गया था। किसके द्वारा? बायो और सेवर्ट, दो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था। किसका फार्मूला? छोटे से dl धारावाही चालक के कारण छोटे सी लंबाई dl की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने का फार्मूला दिया गया था। वो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। फिर अभी आते हैं इस डायग्राम में कैसे यहाँ पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा, यहाँ से दिखेगा आपको। तो बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो बहुत बेहतरीन डेरिवेशन है, आपको मज़ा आ जाएगा बच्चों। बायो-सेवर्ट के नियम से डेल्टा बी बराबर क्या होता है? μ0/4π I/a dl sin थीटा। यहाँ पर a हम ना लिख करके यहाँ पे डिस्टेंस r² लिख दे रहे हैं। तो μ0/4π कांस्टेंट है, I इस करंट में फ्लो होने वाली धारा है, dl जिसकी वजह से हम क्या ले रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड।
साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यहाँ थीटा क्या है बेटा, डीएल और वेक्टर आर के बीच का एंगल है। ये बायो सेवर्ट के नियम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जो बच्चे देखे हैं वीडियो लेक्चर उसको उन्हें समझ में आ रहा होगा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको फील आए उस फिगर को बना देते हैं। अब इस फिगर के माध्यम से यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे इस डेरिवेशन को। ये डीएल हो गया और ये उस पॉइंट पर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना थी आर हो गया, और यही होता है थीटा। ये वेक्टर डीएल हो गया बेटा, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, वेक्टर आर हो गया। तो ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, डीएल और आर के बीच का एंगल है। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत सारी बारीकियां हैं इस डेरिवेशन में, बहुत बारीकियां हैं। आपको जब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा ना तभी आपको अच्छा लगेगा। डीएल किसके किसके बीच का एंगल, थीटा किसके बीच का एंगल है बेटा, वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर, और ये अल्पांश जो लिया गया छोटी सी लंबाई, इसको जो है करंट जो है सेगमेंट कहते हैं, धारा अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, धारा अवयव। ये इसके बीच का एंगल होता है। व्हाट इज आर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर से, धारावाही चालक से उस बिंदु की दूरी है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमको ज्ञात करना होता है। क्लियर। अब ये बायो सेवर्ट का नियम है। अब इसी बायो सेवर्ट के नियम से बेटा ये डेरिवेशन हमको कंप्लीट करना है। ये पहली बात सबको समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग जहाँ भी बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, आप वहाँ से मुझे रिस्पांस करिए। आप कमरे में अकेले बैठे हो तो कम से कम आपकी आवाज़ तो हम नहीं सुन सकते हैं, लेकिन आप मन में तो ज़रूर मुझे रिस्पांस कर सकते हो, हाँ सर मुझे समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो थोड़ा वीडियो को रिपीट करके देखा करिए। अगर आया तो आप मन में कह दीजिए हाँ, या आप रूम में बैठे हो अकेले में आप कह दीजिए हाँ। हो सकता है किसी तरीके से आपकी आवाज़ मेरे पास तक पहुँच जाए बच्चों। अच्छा, कुछ लोग हंस रहे होंगे, सर ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल है बच्चों, कुछ भी पॉसिबल है। अब आपको लेके चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ डा। तो अगर बायो सेवर्ट का नियम आपको लगाना यहाँ पर, तो बायो सेवर्ट का नियम तो पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बताता है, वो छोटी सी लंबाई डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो मुझे तो चाहिए यहाँ पूरी लंबाई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी लंबाई स्मॉल सेगमेंट डीएल कहीं पर मान लेंगे, कहीं पर भी इस पूरे वायर पर कहीं पर भी छोटी सी लंबाई डीएल लेंगे, और उस डीएल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। और फिर क्या कर देंगे, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, उसी का समाकलन कर देंगे। पूरे वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगा। समझ में आया सबको यहाँ तक। फिर से सुनो, हमने क्या बोला, बायो सेवर्ट का नियम तो कहीं भी लगाना है लाइफ में, कहीं भी आपको स्मॉल सेगमेंट डीएल खोजना होगा। डीएल की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, आप उस इक्वेशन का इंटीग्रेट कर दोगे, आपको पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है डीएल लेने का, फिर इंटीग्रेट करने का, फिर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का, यही तो बेटा सीखना है। अलग अलग केस में यही आपको सीखना है। लेकिन आप परेशान ना होइए, आप बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो लेक्चर में, आपको मज़ा आएगा बेटा। तो चलिए, इस वायर पर हमने यहाँ पर देखिए, ये एक वायर है बेटा। मान लीजिए ये चालक तार है ए बी में करंट क्या फ्लो हो रही है, आई। यहाँ से मान लीजिए पॉइंट क्या बेटा, सी है, और ये पॉइंट ओ है। तो इस वायर की वजह से पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए, जिसकी डिस्टेंस कितना है, ए मान लेते हैं। कितना डिस्टेंस है, ए। एक एक चीज़ ध्यान से समझते जाइएगा। इस ए डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और यहाँ से ये लंबाई एल मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बच्चों, एल। तो डी एल हमारा कहाँ गया, ये देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये चित्र भले बड़ा आपको यहाँ बनाया गया बेटा, बट ये डी एल बहुत छोटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर ये पॉइंट है बेटा। ये दूरी तो हमने ए मान लिया है, यहाँ से लंबवत दूरी है बेटा ये, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको ज्ञात करना है। तो लेकिन डीएल हम जानबूझ के यहाँ मान ले, कहीं पर भी आप मान सकते हो बेटा, इस पूरे वायर पर कहीं पर भी आप डीएल मान सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं है। तो देखो, इस डीएल में करंट की डायरेक्शन होगी इधर, और आपका आर बेटा कहाँ है, इधर। इस एंगल को हम मान ले रहे हैं अल्फ़ा, इस वाले एंगल को। तो बायो सेवर्ट के नियम में हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो ज़रा देखो। हमको पड़ती है बेटा वेक्टर आर की ज़रूरत। तो ये देखो, वेक्टर आर का काम करे, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। ये जो मैं बात बताने चल रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। बहुत सारे बच्चे डेरिवेशन याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, ये समझ में नहीं आया रहता उनको।
बायो सेवर्ट का नियम कैसे अप्लाई होता है उसको आप अच्छे से समझो। देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वेक्टर आर। तो यहाँ देखो वेक्टर आर है, तो ये वेक्टर आर का काम कर रहा है इस फिगर में। और हमको चाहिए डीएल, तो ये देखो डीएल का काम कर रहा है। और आर और डीएल के बीच का एंगल चाहिए, तो आर और डीएल के बीच का एंगल ये नहीं होगा बेटा। और यहीं पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। दिस इज द नॉट एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। अल्फा इज द नॉट एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। अल्फा डीएल और आर के बीच का एंगल नहीं है। एंगल निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा बेटा, आर और डीएल बाहर की तरफ जाते हुए दिखने चाहिए। ये हमेशा पॉइंट आउट होने चाहिए, किधर की तरफ, बाहर की तरफ। किधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो क्या ये एंगल अल्फा आप ले सकते हो यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम लगाने के लिए? नहीं बेटा। अल्फा किसकी किसकी है? तो ये आर तो दिख रहा है, लेकिन क्या डीएल आपका इधर है? क्या डीएल इधर है आपका? नहीं। तब कैसे आप अल्फा ले सकते हैं यहाँ पर? बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं बेटा, ये गलती आप मत करिएगा। तो आर इधर है, डीएल इधर है, तो जो बायो सेवर्ट के नियम में आएगा ये वाला एंगल लिया जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल लिया जाएगा। तो ये वाला एंगल होगा कितना? अगर ये अल्फा आप माने हो तो ये वाला एंगल हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, दिस विल बी 180 अंश माइनस अल्फा। ये कितना होगा? 180 अंश माइनस अल्फा होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? किसी कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ओके बेटा। अब ये आपका हो गया 180 अंश माइनस अल्फा। तो ये जो अगर हम इस डीएल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहें तो अब हमारे पास हर मैटर उपलब्ध है। इस डीएल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। हमारे पास क्या आ चुका है? पोजीशन वेक्टर आर आ चुका है और डीएल आ चुका है और करंट तो हमको मिल ही रही है और इसके बीच का एंगल आ चुका है 180 अंश माइनस अल्फा। तो ये जो वायर है इस पर डीएल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करने के लिए रेडी हैं। अब हम लगा सकते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं बायो सेवर्ट के नियम से यही होता है बायो सेवर्ट का नियम। अब इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से बच्चों, ठीक है, यहाँ से हटा सकते हैं, थोड़ा स्पेस हमको बनाना पड़ेगा। और ये बायो सेवर्ट का नियम था बेटा, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। अब डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लिख रहे हैं डीएल वेक्टर डीएल के कारण, वेक्टर डीएल के कारण बिंदु O पर तीव्रता, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी। फार्मूले में म्यू नॉट अपान 4 पाई किसका काम करता है बच्चों? कांस्टेंट का काम करता है। आई डीएल तो डीएल ही है, आर भी आपका है आई डीएल साइन थीटा। थीटा के स्थान पे कितना है? डीएल और आर के बीच का एंगल कितना बच्चों? 180 अंश माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना? आर, आर का स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए बच्चों, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा आई डीएल, नहीं यहाँ वेक्टर नहीं लगाते हैं बेटा क्योंकि वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहे हैं। आई डीएल देखो साइन 180 अंश माइनस अल्फा क्या होगा? साइन 180 अंश माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है बेटा। साइन 180 अंश माइनस अल्फा दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएगा, दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 180 अंश माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। याद आ रहा है थोड़ी सी मैथ? हाँ तो मैथ तो लगेगी ही ना बेटा, विदाउट मैथ फिजिक्स कैसे हम पढ़ सकते हैं? वो भी सिंपल वाले मैथ, बहुत हार्ड मैथ नहीं होती है। साइन 180 अंश माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके बच्चों, आप रिस्पांस किया करिए आर स्क्वायर। तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन अल्फा अपान आर स्क्वायर। इसको हम मान ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये तो हो गया बेटा इस डीएल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, परिमाण। अब रही बात बेटा अभी दिशा भी तो ज्ञात करना है। इस डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या अगर हम डीएल यहाँ मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे या और कहीं दूसरी जगह मानेंगे, वो भी तो अपने मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा बच्चों। भाई डीएल ने यहाँ अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो जब दूसरी जगह डीएल लेंगे वो भी अपने मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इस वायर पर बहुत छोटे छोटे डीएल लेंगे तभी तो समाकलन उसको करेंगे। समाकलन का सेंस यही होता है, जितने भी डीएल हैं सबकी वजह से इफेक्ट जो आएगा वो सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे।
और वही जो जोड़ना होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, समाकलन। मैथ की दुनिया में उसी को क्या कहा जाता है, समाकलन कहा जाता है। और समाकलन कुछ होता नहीं है। तो इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसकी डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। दूसरा जो डीएल लेंगे, उसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसकी डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो जितने भी डीएल हैं सबकी डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या सब लोग सेम डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड लेके जा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में कोई लेके जा रहा है। अगर कुछ लोग एक डायरेक्शन में, दूसरे लोग अपोजिट डायरेक्शन, तब तो एक दूसरे को मार धाड़ करके क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। उसमें कुछ जुड़ जाएगा, कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो परिणामी निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा अपना प्यारा सा छोटू डीएल है, ये डीएल की वजह से यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड बना है उसको पहले चेक करते हैं बेटा। उसको पहले चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए आपको क्या मैंने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड जब भी ज्ञात करना है बेटा, हमेशा राइट हैंड रूल लगाना है। क्या लगाना है, राइट हैंड रूल। पूरे मैग्नेटिज्म में आपको सिर्फ दाहिना हाथ अपना पकड़ के रखना है। पकड़ के रखने का सेंस क्या है, याद करके रखना है। बाएं हाथ की ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ेगी। 99% केस में दाएं हाथ से ही सारा काम आपका हो जाएगा। तो दाएं हाथ का नियम आपको पता है, इसकी पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दिशा ज्ञात करने पर ही बनाया है। वहाँ मैंने एक रास बी को बताया है, एक रास बी लगा करके कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और वहाँ पर हमने राइट हैंड रूल लगा करके बताया है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करते हैं। चलिए, जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं वीडियो लेक्चर जाके देख लें। यहाँ पर हम वो नियम फिर से लगाने के लिए चल रहे हैं, आप इसको सीख लीजिए। जैसे वहाँ पर मैंने बताया, हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए एक राड लेके आए हैं। एक सिंपल सा हमारे पास यहीं पड़ा हुआ था स्टिक। मान लीजिए बेटा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये सीधा धारावाही चालक तार है। जो बच्चे नहीं जानते हैं ये नियम लगाना बहुत अच्छे से सीख लें। इसको दाहिना हाथ लगाना है। इसमें कौन सा नियम, पहले बात तो एक एक चीज़ आप सीखो। दायां हाथ आप भूल तो नहीं जाओगे लेफ्ट और राइट में। भैया कोई बायां हाथ गलती से मत लगा दीजिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, तभी आप समझ पाओगे। तो मान लीजिए ये हमारा सीधा धारावाही चालक तार है। यही वाला जो केस है ये हमने ले लिया। सीधा धारावाही चालक तार है ऐसे। इसमें करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। करंट कहाँ जा रही है बच्चों, ऊपर की तरफ। इस तरीके से करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। ओके, अब अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है तो करंट को दिखाना अंगूठा। अंगूठा दिखाना समझते हो, ये मुहावरा है। अंगूठा दिखाना समझते होंगे आप लोग। अगर समझते होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अंगूठा दिखाना क्या होता है। जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको हिंदी में भी तो अभी पेपर देना है। चलिए कोई बात नहीं है, अंगूठा दिखाना। अगर करंट नीचे से ऊपर जा रही तो करंट को दिखाना है अंगूठा। तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखना है। अंगूठा किसकी डायरेक्शन में रखना बच्चों, करंट की डायरेक्शन में। तो इस केस में करंट हमारी कहाँ है, ऊपर की तरफ। करंट कहाँ बच्चों, ऊपर की तरफ। तो अंगूठे को ऊपर की डायरेक्शन में। और ये जो अंगुलियां हैं, ये जो अंगुलियां हैं, इसको आपको रखना है किधर, जिधर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, और घुमाना है उधर जिधर ये हथेली घूमती है। भाई हथेली किसी का उल्टी डायरेक्शन में तो नहीं घूमती है, नेचुरली जिधर आप फोर्स लगाने के लिए इसको घुमाते हो उधर ही घुमाना है। तो देखो, अगर इस केस की हम बात करें तो करंट ऊपर की तरफ चल रही है। डीएल हमारा यहाँ है, तो डीएल में करंट ऊपर की तरफ है, तो अंगूठा कहाँ गया, ऊपर की तरफ। और इन अंगुलियों को कहाँ रखना है, बिंदु ओ की तरफ। तो हमारा बिंदु ओ कहाँ है, उधर की तरफ। देखो ये कंडीशन है। अब अगर हम अपना हाथ घुमाएंगे तो हमारा हाथ इस तरीके से घूमेगा। ऐसे कर्ल होगा बेटा, ऐसे कर्ल होगा। तो कहाँ जा रहा है मेरा हाथ, इनसाइड द बोर्ड कि आउटसाइड द बोर्ड। भैया इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, इनसाइड द बोर्ड। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, और ये अंगुलियां जो है उस बिंदु की तरफ जिस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, और हाथ को आपको घुमाना है जिधर आप घुमाते हो, नेचुरली जिधर हाथ घूमता है। तो ये अंगुलियां जिधर की तरफ मुड़ेंगी उधर करंट की डायरेक्शन होती है। तो इस केस में ये अंदर की तरफ जा रही है, और अंदर की तरफ अगर प्लेन के जा रही हैं बल रेखाएं, तो उसको डॉट से लिखते हैं कि क्रॉस से। यस बच्चों, क्रॉस से लिखते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गया, क्रॉस। ये जो डीएल हमने लिया है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बना बेटा, क्रॉस आया। मतलब इनसाइड द प्लेन। ये जो प्लेन आप देख रहे हो, जो बोर्ड आप देख रहे हो, इस बोर्ड की कहाँ गया, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट आउट हो रही है। क्लियर हुआ। अच्छा ओके, अभी दूसरा अगर हम डीएल लेते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट यहाँ पर डीएल मान लिए, तो यहाँ पर भी जो करंट होगी बेटा ऊपर की दिशा में होगी। इस डीएल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी,
इस डीएल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगी। चलिए दाएं हाथ का नियम यहाँ भी लगा लेते हैं। देखो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में आप इसी में समझ लीजिए, ये डीएल, अब मान लीजिए अभी डीएल आपने यहाँ लिया था, समझिए यही वायर है, आप यहाँ समझ लीजिए डीएल अभी यहाँ लिए थे आप लोग, अब डीएल कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, तो करंट अभी भी तो ऊपर है, तो अंगूठा दिखाओ करंट को क्या दिखाना है, अंगूठा। तो आप करंट को अंगूठा दिखाओगे तो देखो करंट के डायरेक्शन में क्या आ गया, अंगूठा, ओके। और अंगुली कहाँ आपकी होनी चाहिए, उस बिंदु पर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो ये देखो ये डायरेक्शन, और घुमाओ हाथ को, घुमाएंगे 3 साइड जा रहा हाथ किधर जा रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो यहाँ भी इस डीएल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, क्रॉस बनेगी। इसका मतलब इस डीएल की वजह से भी क्रॉस, इस डीएल की भी वजह से क्रॉस, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए बच्चों। तो दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अच्छा और भी डीएल चेक कर लो भाई, जितने डीएल है, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर डीएल अपना मान लेता है यहाँ, तो यहाँ भी वही बात आएगी, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और पॉइंट की डायरेक्शन में अंगुली, अंदर की तरफ घुमाना है तो यहाँ भी क्रॉस आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, इस वायर पर जितने भी डीएल हम लेंगे वो सब के सारे डीएल, सारे वो जो छोटे छोटे या छोटू टाइप के लंबाई हैं जो यहाँ पे अपनी छोटी छोटी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, वो सभी के सभी सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर उन सभी छोटू लंबाई की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड हम जोड़ देंगे तो सभी मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे, बिकॉज ऑल मैग्नेटिक फील्ड हैव द सेम डायरेक्शन एट द पॉइंट ओ, और वही रिजल्टेंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बेटा। और इसी को जोड़ने को ही मैथ में कहा जाता है समाकलन, इंटीग्रेशन कहा जाता है। कहने का मतलब ये जो डीएल आया है, डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है, इसी को बच्चों हमको क्या कर देना है, सिंपल इंटीग्रेट कर देना, हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ तक तो थी फिजिक्स की बातें बेटा, अब चालू हो जाती हैं मैथ की बातें। अब जैसे ही मैथ की बातें आती हैं तो कुछ लोग घबराना चालू कर देते हैं। नहीं बच्चों, आप हमारे स्टूडेंट हो, हमसे सीख रहे हो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इतना बेहतरीन रास्ता बता देंगे कि आपको मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो या बायो का स्टूडेंट हो। टेंशन मत लीजिए बेटा, आप मेरे साथ बस बने रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए। समाकलन कैसे करते हैं इस समीकरण का, देखो समाकलन करने का एक नियम है बेटा। समाकलन करने का एक नियम यह है कि इंटरमीडिएट लेवल पर कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, समझना ध्यान से। अब ये मैथ की बातें हो गई, फिजिक्स तो समझा दी है हम आपको। यहाँ फिर शुरू होती है सिंपल मैथमेटिक्स। क्या शुरू होती है, सिंपल मैथमेटिक्स। कोई ऐसा एक क्वेश्चन जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, एक से ज़्यादा चर राशियाँ हों, उसका समाकलन आप नहीं कर पाओगे। साधारण नियमों से उसका समाकलन आप नहीं कर पाओगे। आपको करना क्या होता है, आप विद द हेल्प ऑफ अदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ की अलग शाखाओं की सहायता से आप क्या करोगे, एक ऐसा समीकरण तैयार करोगे जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, और तब उस वेरिएबल का समाकलन हम आसानी से कर लेंगे और हमको जो हमारी इच्छा है, मतलब डिजायर रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट हमको मिल जाएगा। चलिए हम इस समीकरण को चेक करते हैं, इसमें कितनी क्वांटिटीज़ हैं, कितनी ऐसी राशियां हैं जो बदलने वाली हैं बेटा। ओके, चेक किया जाए तो μ0/4 पाई और आई, ये इतनी चीज़ तो बेटा कभी बदलने वाली नहीं है। μ0/4 पाई क्या बदलेगा भैया, वो तो कांस्टेंट है, उसमें क्या बदलने वाली है। करंट आई ये बदलेगी नहीं, एक बार जो करंट आपने दौड़ा दिया उसमें वो दौड़ रही है, उसको नहीं बदलना आपको। डीएल, कोई मुझे बताए डीएल बदल सकता है कि नहीं। अब कुछ लोग सोच में पड़ गए होंगे, सर पता नहीं डीएल बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अरे भाई डीएल क्यों नहीं बदलेगा, ये बहुत सिंपल सी बात है। डीएल कभी यहाँ है आपका, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, और फिक्स है। डीएल तो बदल ही रहा है, डीएल जरूर बदलेगा बेटा। अब वैसे भी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको नियम मत बना लीजिएगा। वैसे ये 100% सही भी है, किसी भी क्वांटिटी के आगे अगर डी लगा है बेटा, मैं अक्सर ऑफलाइन क्लास में भी बताता रहता हूँ, ऑनलाइन क्लास में भी मैं आपको बता रहा हूँ, और उस समीकरण का आपको समाकलन अवकलन जो कुछ भी करना है, अगर सामने डी लगा है तो समझना वह 100% वेरिएबल है। 100% क्या है, वेरिएबल है। और लेकिन उसको आपको समझना चाहिए, फिजिकली आपको फील आना चाहिए कि हाँ सर ये तो वेरिएबल है, बदलने वाली चीज़ है। डीएल अपनी पोजीशन जब चेंज करेगा तो डीएल बदल जाएगा। तो एक पहला वेरिएबल,
पहला वेरिएबल आपको क्या मिला, डीएल। ये सर ओके डीएल। अच्छा अल्फ़ा पर आते हैं। क्या ये अल्फ़ा बदलने वाली चीज़ है? अल्फ़ा किसके किसके बीच का एंगल है? किसके किसके बीच का एंगल है? कितने लोगों को आ रहा है? आप लोग रिस्पांस करिए बेटा, अपने घर पर ही बैठ के रिस्पांस करिए। कमरे में हो तो अकेले वहाँ बोल दो कि हाँ सर मुझे पता है अल्फ़ा किसके किसके बीच का एंगल है। ये डीएल है बेटा, ये आर है। डीएल ऊपर की तरफ, आर इधर की तरफ, तो डीएल और आर के बीच का एंगल है। दोनों बाहर की तरफ जाते हुए दिखने चाहिए, दोनों बाहर की तरफ जाते हुए दिखने चाहिए। तो उनके बीच का एंगल कौन है? अल्फ़ा। तो बताओ अल्फ़ा कांस्टेंट होगा कि बदलने वाला होगा? अरे यार जब डीएल बदल रहा है, जब डीएल बदल रहा है तो अल्फ़ा कैसे कांस्टेंट हो सकता है? कभी डीएल यहाँ है, कभी डीएल यहाँ है, तो अल्फ़ा साथ साथ उसकी घूमेगा ना। जहाँ जहाँ डीएल जाएगा वहीं वहीं तो अल्फ़ा घूमेगा अपना। तो अल्फ़ा भी बदलने वाली चीज़ है। वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ मज़ा आया पढ़ने में इसको। आगे देखिए आर की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ आर? आर क्या होता है बेटा? आर क्या होता है मुझे बताइए आप लोग। आर क्या होता है? आर डीएल से दूरी है बेटा। किसकी दूरी है? उस पॉइंट की दूरी है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। डीएल से जो आपने छोटी सी लंबाई लिया है, उस सेगमेंट से, उस धारा अवयव से, उस पॉइंट की दूरी जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्ञात करना है, वो है आर। आप मुझे बताओ क्या आर बदलने वाला है कि कांस्टेंट है? अब फिर से वही बात, जब डीएल घूम रहा है तो आर कैसे फिक्स हो सकता है? जब डीएल आपका यहाँ था तो आर ये था, जब डीएल यहाँ है तो आर ये है, जब डीएल यहाँ है तो आर फिर बदल जाएगा, डीएल यहाँ जाएगा तो आर फिर। ये डीएल जो है ना, डीएल के साथ जितने लोग जुड़े हैं, जहाँ जहाँ डीएल जाएगा वहाँ वहाँ सारी चीज़ें बेटा भागेंगी। तो एक ही ट्रिक याद करो आप, डीएल के साथ जुड़ी हुई हर चीज़ बेटा बदल जाएगा। तो डीएल के साथ अल्फ़ा जुड़ा था, अल्फ़ा वेरिएबल हो गया। डीएल के साथ आर जुड़ा था, आर वेरिएबल हो गया। डीएल के साथ कौन जुड़ा है? मैग्नेटिक फील्ड भी जुड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल है। और यहाँ डी लगा भी है। अभी अभी मैंने बताया कि भैया अगर डी लगा तो 100% समझना क्या वेरिएबल है। अब कुछ बच्चे अपना दिमाग लगा लिए, वो सोच रहे होंगे सर जी आर के सामने तो डी नहीं लगा है, अल्फ़ा के सामने डी नहीं लगा है, तो आप कैसे ये वेरिएबल हो गया? तो टेंशन मत लो भैया, हर जगह तुम्हें दिखेगा नहीं, और हर चीज़ भैया दिखे ज़रूरी भी नहीं है। वो वेरिएबल है, अभी दिख जाएगा आपको। ये तो दुनिया है ना बच्चों, जो चीज़ दिखता है वैसा रहता नहीं है। कभी कभी है ज़रूरी नहीं जो दिखे वही सत्य हो। तो ये अल्फ़ा और आर के सामने डी तो यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वेरिएबल है, अभी आपको आगे दिख जाएगा। लेकिन इसके फिजिकल मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए बेटा। फिजिकली ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, क्योंकि डीएल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है बच्चों। तो नो डाउट डीएल से रिलेटेड सारी चीज़ें बदलने वाली होंगी। तो इसको तो मुझे ज्ञात ही करना है। ये देखो तीन वेरिएबल इस इक्वेशन में आ गए हैं, और जिसका मुझे समाकलन करना था, समाकलन करके ही मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता, और समाकलन में तीन लोग जो है बदलने वाले हैं। तो भाई बताओ तीन लोग अगर बदलने वाले हैं तो समाकलन इनका हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा भैया। वन वेरिएबल में समाकलन हम लोग सीखे हुए हैं, तो वन वेरिएबल का समाकलन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या किया जाए? व्हाट डू, क्या करें? तो करना कुछ नहीं है, फिर से क्या, वही सिंपल मैथ। सिंपल मैथ, कोई जुगाड़ ऐसा सोचा जाए, कोई ऐसा तो जुगाड़ होना चाहिए, कोई ऐसी ट्रिक होनी चाहिए हमारे पास जिससे ये 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल चेंज हो जाए किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में। आपकी मर्जी है, चाहे आर को इन दोनों को आर के फॉर्म में चेंज कर लो। आप लॉजिक सीखो बेटा, हम आपको रटाने के लिए नहीं है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वीडियो भले लंबा हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे बेटा, सीख के जाएंगे। ये हमारा वादा, ये हमारी प्रॉमिस है बेटा, और आपको गारंटी है फिर इस पर कोई भी डेरिवेशन, कोई भी न्यूमेरिकल, जे तक, मेंस तक, एडवांस तक कहीं भी आएगा कोई क्वेश्चन, आप कभी फंस नहीं सकते हो। आप सीख कर जाओ। कोई चीज़ क्यों हो रहा है वो मुझे सिखाना आपको, बाकी रटाना नहीं फिजिक्स को। डीएल अल्फ़ा इन दोनों का मान आर के टर्म में आप ज्ञात कर सकते हो, यू हैव चॉइस, या फिर आर और अल्फ़ा का मान डीएल के टर्म में आप ज्ञात कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, या फिर डीएल और आर का मान अल्फ़ा के टर्म में ज्ञात कर सकते हो। मतलब किसी दो का वैल्यू
किसी तीसरे के टर्म में ज्ञात कर लो तो ये 1 वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर दो भैया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सुटेबल है, आपके लिए कौन सा ज़्यादा आसान तरीका है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा काम ये है कि इन सबको चेंज करके एक ऐसा वेरिएबल लाया जाए, इन सबको हटा करके एक ऐसा वेरिएबल लाया जाए जिससे जो है सिर्फ एक ही वेरिएबल उसमें बचे। तो यहाँ ये सबके सब हटेंगे, सबके सब हटेंगे तो एक नया वेरिएबल आएगा, और नया वेरिएबल आप चित्र में देखो थीटा दिख रहा होगा। अब यहाँ एंट्री होती है किसकी, थीटा की उड़ा। अब ये थीटा क्या हुआ, एक नया एंगल आ रहा है उड़ा थीटा। नया एंगल थीटा क्या है, ये जो आर देख रहे हो ना, ये वाली लंबाई आर और यहाँ से ये ओ सी आप देख रहे हो ना, इसके बीच का एंगल थीटा है। इसी थीटा के पदों में, थीटा के टर्म में हम सारी वैल्यू को निकाल करके इसमें रखेंगे और उसी समीकरण का इंटीग्रेट कर देंगे, रिजल्ट हमको मिल जाएगा अपने आप। तो देखिए कैसे क्या किया जाए बेटा, यहाँ पे क्या किया जाए कैसे, आप समझिए। इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान ले रहे हैं, बस बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बची है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी यही रिजल्ट आ जाएगा। अगर ये O है, ये C है, A B हम मान चुके हैं, मान लीजिए ये पॉइंट उल्टा क्या है D। तो यहाँ आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज OCD। क्या दिख रहा होगा बेटा, समकोण त्रिभुज OCD में। अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज OCD में, यहाँ पर tan थीटा की अगर हम बात कर दें बेटा, किसकी बात कर दें, tan थीटा किसकी बात कर दें, tan थीटा। अब ये DL की वैल्यू कैसे हम ले रहे हैं, वही उसी चीज़ को आपको सीखना है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, tan थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा के सामने भुजा लंब, ये तो कर्ण है, कर्ण लेना नहीं है, आधार लेना है L। दिस इम्प्लाई दैट L बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से A tan थीटा, L बराबर हो जाएगा बेटा A tan थीटा। अब बताओ DL कैसे मिलेगा भैया, L बराबर आपने निकाल लिया A tan थीटा, तो DL कैसे मिलेगा, थोड़ा सा बेटा अवकलन आपको आना चाहिए। DL है क्या, पहले ये बताओ। DL तो छोटा सा लंबाई आपने देख ली है, तो फिजिक्स कहती है DL स्मॉल लेंथ, ये जो वायर आपने देखा उसकी छोटी सी लंबाई है DL। लेकिन मैथ क्या कहती है, DL मैथ के अकॉर्डिंग DL क्या है, ये है स्मॉल चेंज इन लेंथ। दोनों का मतलब बेटा समझिए, देखो है तो एक ही चीज़, बट जब ऑपरेट करते हैं चीज़ों को, जब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, कहीं अप्लाई करते हैं, तो उसको बेटा अलग अलग फीलिंग के थ्रू हम लोग, डी माने डिफरेंस, आप समझिए, डी माने क्या समझिए, डिफरेंस। मैथ कहती है DL का मतलब स्मॉल चेंज इन लेंथ, लंबाई में थोड़ा सा परिवर्तन, बहुत थोड़ा सा स्मॉल चेंज। और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल क्या है, थीटा। तो जब थीटा को हम बढ़ाएंगे, समझना ध्यान से, ये जो लंबाई है बेटा किस पर डिपेंड कर रही है, थीटा पर। ये तो आपका कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। बायो वाले बच्चे ध्यान दें और मैथ वाले बच्चे तो और भी ध्यान दें भैया, क्योंकि इनके सिलेबस में अवकलन आता है, डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे कुछ अवकलन की बेसिक बात हम बता रहे हैं और एकदम फंडामेंटल बताएंगे बेटा। बायो का भी स्टूडेंट खुश हो जाएगा ये कंसेप्ट समझ करके, और कहीं भी अवकलन आएगा तो उससे गलती कभी हो ही नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। L की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही, थीटा। यहाँ A कांस्टेंट बेटा, A तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड लेना है वो बदल नहीं रहा पोजीशन, कहीं भी लेंगे इस लाइन पर वो डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो ये थीटा, अगर थीटा बेटा बड़ा करेंगे तो ये लंबाई देखो बढ़ जाएगी। अभी देखो थीटा इतना बड़ा है तो L हमारा इतना बड़ा है, थीटा को और बड़ा कर देंगे L इतना बड़ा हो जाए, और बड़ा कर देंगे L, तो L की लंबाई किस पर डिपेंड कर रही है, थीटा पर। अब हम एक चीज़ ये समझते हैं कि थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो L भी चेंज हो रहा है, तो थीटा को कितना चेंज करने पर L कितना चेंज हो जाएगा। ध्यान से सुनना, फिर से सुनो, थीटा को कितना चेंज करने पर L कितना चेंज हो जाएगा। इसी बात को लिखा जाता है, बेटा DL/d थीटा। बहुत ध्यान से समझना, इसको पढ़ा क्या जाता है, DL/d थीटा या dd थीटा ऑफ L। और हिंदी में कहते हैं कि थीटा के सापेक्ष L का अवकलन, थीटा के सापेक्ष L का अवकलन। और फिजिक्स में क्या कहते हैं भैया, हर सब्जेक्ट में याद करना पड़ेगा क्या, नहीं बेटा, हर चीज़ का मतलब एक ही है, थीटा के सापेक्ष लंबाई में परिवर्तन। भाई थीटा लंबाई किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। लंबाई किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो थीटा जब बदल रहा है तो लंबाई भी बदल रही है। तो हमने क्या किया, थीटा में थोड़ा सा चेंज किया तो लंबाई में कितना परिवर्तन आ गया, वही ये चीज़ है। तो ए तो कांस्टेंट बेटा, ए ऐसे ही रहेगा,
और tan थीटा का हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। ये तो बेटा फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। tan थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा। बायो वाले स्टूडेंट बेटा याद करेंगे, इतना तो फंडामेंटल मैथमेटिक्स सबको पढ़ाई ही जाती है क्लास 11th में। त्रिकोणमिति में अवकलन समाकलन बेसिक चीज़ें तो सिखाई ही जाती हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, dl बराबर मिल जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल चुके हैं, dl क्या निकाल चुके हैं बच्चों, dl बराबर मिल गया हमको, कहाँ गया ये dl मिल गया, dl रिप्लेस हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा से। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ओके। अब देखो अल्फ़ा को भी हटाना है, किसको हटाना है, अल्फ़ा को भी हटाना है। तो फिर से इसी समकोण त्रिभुज में अगर हम देखें बेटा अल्फ़ा कैसे हटेगा, देखो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का फल कितना होता है, 180 डिग्री। अरे भाई समकोण त्रिभुज नहीं, कोई भी दुनिया का त्रिभुज हो, तीनों कोणों के फल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90 अकेला लेके बैठा है। अरे तीनों कोणों को जोड़ेंगे कितना होगा, 180। बोलिए सब लोग कितना, 180। भाई आप बोलो, जहाँ भी हो वहीं से भी बोलो, 180 डिग्री। अब ये अकेला 90 लेके बैठा है, तो बाकी जो दो बचे हैं उनका योगफल कितना होगा, 90। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस थीटा कितना होगा, 90। अल्फ़ा प्लस थीटा कितना, 90। तो अल्फ़ा कितना, 90 माइनस थीटा। नहीं समझ में आया? अरे भाई अल्फ़ा प्लस थीटा 90 हुआ। यहाँ देख लीजिए अल्फ़ा प्लस थीटा कितना हुआ, 90। तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर दूसरी बात लिख दे रहे हैं, अल्फ़ा बराबर, चूँकि अल्फ़ा बराबर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हमको बेटा dl मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, dl, और यहाँ से मिल गया क्या बच्चों, अल्फ़ा। एक और बचा है r का मान। r का मान यहाँ से हम इसी में cos थीटा ले लेंगे, चूँकि cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा कितना है बच्चों, a, कर्ण कितना है, r। यहाँ से हमको मिल जाएगा r बराबर, देखो cos यहाँ आएगा, ये हो जाएगा a बटे cos थीटा। बोलो समझ में आ रहा सबको, a बटे cos थीटा। अच्छा ये हो जाएगा cos, 1/cos क्या होता है, sec, 1/cos क्या होता है, sec। तो यहाँ से बेटा r हमारा आ गया, दिस इम्प्लाई दैट r बराबर a sec थीटा। तो ये देखो r का मान यहाँ से आ गया, अल्फ़ा का मान यहाँ से आ गया, dl का मान यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे तीन जो वेरिएबल थे dl, अल्फ़ा, r, इन तीनों वेरिएबल को भैया हमने किसके फॉर्म में चेंज कर लिया, थीटा के फॉर्म में। है ना बेटा अमेजिंग, है ना वंडरफुल, है ना अद्भुत, मज़ा आया होगा बेटा। ये जो तीनों के तीनों वेरिएबल थे हमने सबको कन्वर्ट कर लिया वन वेरिएबल में, दैट इज़ थीटा। देखो यहाँ पर dl किस फॉर्मेट में चला गया, थीटा, डी थीटा दिख रहा है सबको। थीटा इज़ वेरिएबल, जिसके सामने डी हो क्या होता है बेटा, वेरिएबल। तो dl किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। ए तो कांस्टेंट है बेटा। अल्फ़ा किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। r किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो इस वेरिएबल, इस इक्वेशन में जिसका मुझे समाकलन करना था, जिसका हमें समाकलन क्या करना था बेटा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेना था, वो सारे के सारे तीनों वेरिएबल को हमने थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस वैल्यू को लेकर के कहाँ चलेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे और समाकलन करेंगे बेटा आराम से। चलिए वीडियो को हम पास करते हैं। हम क्या पास करें बेटा, आप लोग वीडियो को रोकिए, हम तो इसको मिटा देंगे अभी। वीडियो को पास करके जल्दी से इसको नोट करिए बेटा, क्योंकि मुझे मिटाना है कुछ चीज़ों को। ओके हो गया, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं बेटा। तो ये रिजल्ट जो है हमको यहाँ चाहिए, समीकरण 1 में इन सब मान को हम रखेंगे। ओके, तो यहाँ से dl की वैल्यू रखी जाएगी, किसकी वैल्यू रखी जाएगी बेटा, dl की वैल्यू कितना है, a sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में किसकी किसकी वैल्यू, dl, अल्फ़ा तथा किसकी वैल्यू, r का मान रखने पर। समझ में आ रहा सबको, यहाँ तक समझ में आ रहा सबको बेटा, किसी कोई दिक्कत, नो कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छा। तो डेल्टा बी आपका कैसा हो जाएगा बच्चों, μ0/4 पाई, μ0/4 पाई, आई तो रहेगा ही। dl की वैल्यू कितना बेटा, देखिए आप a sec स्क्वायर थीटा
ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन यहाँ पे लगेगा साइन, अल्फ़ा का मान कितना है 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई आर, आर का मान कितना है ए सेक थीटा, तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब इन वैल्यू की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इनको हम क्या करेंगे हटा देंगे, थोड़ा सा जगह हो जाएगी खाली हमारे लिए भैया। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे बेटा। थोड़ा सा मैथ तो सबको आती होगी भैया, नहीं आती होगी सीख लीजिए, नहीं तो कैसे आप डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। म्यू नॉट आई अपान 4 पाई। देखो यहाँ से बेटा सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर हो गया कैंसिल, ओके, एक ए से एक ए हो गया कैंसिल, तो नीचे एक ए बच जाएगा। आगे देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाए बच्चों कॉस थीटा, और यहाँ पे डी थीटा आपका ये बच गया, ओके। अब इस समीकरण को देखो भैया, एक बार फिर से एक बार देख लो इस समीकरण को। इस समीकरण में म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ये एक कांस्टेंट है कॉस थीटा डी थीटा। इसमें कितने वेरिएबल आपको दिख रहे हैं बेटा, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है दैट इज थीटा। आप इसको इंटीग्रेट कर दो एकदम मस्त होकर के, मज़े में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इस पूरे वायर की वजह से यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ओके बेटा। यहाँ पे आप ऊपर इतना आप नोट करिए, वीडियो पॉज करिए फटाफट, पास करके नोट करिए, हो गया। अब इधर हम मिटा दे रहे हैं, चलिए अब ऊपर हम लिख दे रहे हैं, बाकी चीज़ों को हम हटा दे रहे हैं, ओके बेटा। तो यहाँ लिख रहे हैं इसलिए यहाँ दिखेगा बोर्ड, ओके, इसलिए संपूर्ण चालक तार के कारण, भैया आधी हेडिंग क्यों मिटाए हैं, पूरा मिटा देते हैं ना, नहीं तो इसी में गड़बड़ हो जाएगा। संपूर्ण चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए कास थीटा डी थीटा। यहाँ एक बात और समझना बेटा, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, जो यहाँ पे एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है बेटा। इसके दोनों सिरे आपको पता है, हेडिंग थी परिमित लंबाई, तो दोनों सिरे बेटा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे एक नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस कराना है, कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, इसको आपको समझना है। तो देखो इसका ये वाला सिरा है बेटा, यहाँ ये जो लाइन है ना बेटा, ये जो लाइन, इसके नीचे का एंगल जो है मान लीजिए ये बेटा 5 1 है, क्या है 5 1, और जो ये लाइन है, ये जो मिड लाइन है, मिड लाइन क्या, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ ये बना रहा है क्या बेटा 5 2। तो ये जो लाइन है ना बेटा, इसको आप बॉर्डर मानिए, क्या मानिए बॉर्डर। जैसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते हो ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो, इसको एक्स एक्सिस पढ़ते हो, एक्स एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस लिया जाता है नेगेटिव, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस लिया जाता है वो क्या लेते हैं आप पॉजिटिव। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है, ये मैथ के समाकलन के कंसेप्ट है। इतना तो बेटा आपको आना चाहिए, चाहे आप मैथ के हो चाहे बायो के हो, आपको सीखना होगा। अगर एंगल जो लाइन आप लिए हो उस लाइन के नीचे का कोई एंगल ले रहे हो तो नेगेटिव साइन के साथ लेना होगा, और उस लाइन के ऊपर ले रहे हो तो पॉजिटिव साइन के साथ लेना होगा। अगर नहीं पता है तो इसको याद करो, आज ही याद करो बेटा, आज ही याद करो, क्योंकि ये बहुत बार आएगा। जब भी आप एडवांस का पेपर दे रहे होंगे, नीट का पेपर दे रहे होंगे, आप बोर्ड के पेपर में तो इतने हैवी सवाल नहीं आते, लेकिन आप क्या बोर्ड पेपर देने के बाद पढ़ाई थोड़ी ना छोड़ना, आगे तैयारी भी करना बच्चों। आप ग्रेजुएशन के लिए जाओगे तो वहाँ भी ज़बरदस्त यूज होता है इन सब चीज़ों का, जो बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें ही तो नहीं पता होता बच्चों को, इसीलिए उसको भारी लगती है फिजिक्स। तो हम आपको सिखा रहे हैं बेटा, जब भी आप जिस लाइन को आपने रेफरेंस माना उस लाइन के नीचे है तो उस एंगल को नेगेटिव मानना, वो अगर ऊपर है तो पॉजिटिव मानना, ओके। इसका मतलब यहाँ पे 5 1 होगा, यहाँ लिमिट बनेगी वो होगी नेगेटिव में 5 1, और ये दूसरी वाली लिमिट क्या होगी बेटा 5 2 होगी, वो होगी क्या पॉजिटिव। अच्छा अब इसको भी मिटा देते हैं, अब हमारे पास ढेर सारी जगह हो गई है, आराम से डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो समाकलन करेंगे, जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल जाएगा पूरी नेट मैग्नेटिक फील्ड में, कांस्टेंट चीज़ें हो जाती हैं बाहर। कितनी बार आपको बताया गया है भैया, बहुत बार बताया गया, सबको समझ में आना चाहिए। म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए, समाकलन पहुंचा कहाँ, कास थीटा डी थीटा, ओके, -5 1 से कहाँ पर 5 2 पर। अब म्यू नॉट आई अपान 4 पाई ए,
कास थीटा का समाकलन होता है बच्चों साइन थीटा। कास थीटा का समाकलन क्या होता है? साइन थीटा। दिस इज लिमिट -φ1 से φ2। यहाँ आप सूत्र देख लीजिए, इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन ऑफ किसका भैया, यहाँ पता नहीं दिख रहा है, यहाँ देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ कैसे कैसे बन जा रहा है, कास थीटा डी थीटा, ये होता है साइन थीटा। ये फार्मूला बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कास थीटा डी थीटा क्या होगा? साइन थीटा। आपको तो याद ही करना पड़ेगा भाई, इतना तो याद करना ही पड़ेगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। यहाँ क्या लॉजिक होता है? अपर लिमिट थीटा के स्थान पे एक बार लिखेंगे φ2 माइनस, और थीटा के स्थान पे एक बार लिखेंगे -φ2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो यहाँ b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है बेटा, साइन, देखो ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, तो φ1 को हम पहले लिख ले रहे हैं और φ2 को बाद में लिख रहे हैं। दिस इज द फाइनल रिजल्ट बच्चों। यही है परिमित लंबाई के कारण यही है परिमित लंबाई के कारण, परिमित लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का फार्मूला। ये इतनी बातें समझ में आया बेटा? इतनी बातें सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो ये डेरिवेशन बेटा यहाँ पर हो गया कंप्लीट। आप वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे, और पॉज करने के बाद इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए बेटा। ओके, इस वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। अभी इसके बहुत सारे केसेस आपको बताने हैं और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आपको कराने हैं, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड पेपर में भी आते हैं, आपके जेईई और नीट के एग्ज़ाम में भी आते हैं। एडवांस लेवल के भी प्रॉब्लम हम आपको 2-4 इस पर करा देंगे, ताकि ये टॉपिक बेटा बहुत बेहतरीन हो जाए। इससे प्रॉब्लम कहीं से भी आए, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आए, आप उसको अच्छे से बहुत आसानी से सही करके आएँ। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आई हो इस वीडियो लेक्चर को समझने में या किसी टॉपिक को, किसी कंसेप्ट को समझने में, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो बेटा समझ में आया हो, आपको मज़ा आया हो पढ़ने में, तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और हमारे इस छोटे से चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके थोड़ा इसको बड़ा बनाइएगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, जो भी हमसे बन पा रहा है हम आपके लिए सिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्पफुल रहती होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।